साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारियों में आगे लगे हुए होंगे। हम लोगों ने पीछे ग्रेविटेशन चैप्टर ख़त्म कर लिया था और ग्रेविटेशन के साथ साथ उपग्रहों की गतियों के बारे में भी हम लोगों ने एक कम समय में परंतु लगभग संपूर्ण जानकारी ग्रहण करने की कोशिश की थी। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे या जिन चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे उनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं कि हम लोगों को अब क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना और कवर होना है। दूसरी चीज़ मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आप सब लोग जब टीजीटी का पेपर हल करेंगे तो टीजीटी का पेपर हल करते समय आप जितने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उतने चैप्टर्स में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आने लगभग तय हैं। एक भी प्रश्न ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सारगर्भित रूप से हम ये बात कहना चाहते हैं, संक्षिप्त रूप में ये बात कहना चाहते हैं कि जितने चैप्टर्स हमने आपको कवर करा दिए हैं उतने चैप्टर्स आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों से, प्रैक्टिस सेट से, अपनी किताबों के ऑब्जेक्टिव से ज़रूर हल कर लीजिए। हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते थे तो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में ही हम लोग जब पढ़ते थे तो एक जगह पे बात आती थी वायुमंडल दाब की। और जब हम लोग वायुमंडलीय दाब पढ़ते थे, वायुमंडलीय दाब, और जब भी हम लोग ये पढ़ते थे तो हमारे मन में होता था 76.7 सेंटीमीटर पारा। इंटरेस्टिंग बात होगी आपको जान के, बहुत सारे लोग तो जानते हैं लेकिन फिर भी चूँकि अब इसमें बहुत केमिस्ट्री वाले भी लोग हैं, कुछ फिजिक्स वाले लोग हैं, तो फिजिक्स वाले तो मोस्टली जानते हैं और केमिस्ट्री वाले भी वो लोग जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो भी जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मेरी जिम्मेदारी है इसको साझा करना आपके साथ में। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि वायुमंडलीय दाब होता है 76.7 सेंटीमीटर पारा। ये स्टेटमेंट कंप्लीट भी है, ये गलत भी नहीं है, लेकिन हमने दाब के मात्रक में कभी इस तरह की बातें नहीं पढ़ी हैं। हमने दाब का जब भी मात्रक पढ़ा है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़ा है, पास्कल पढ़ा है, बार पढ़ा है, टॉर पढ़ा है, ये पढ़ें। लेकिन किसी दाब का मात्रक 76.7 सेंटीमीटर पारा हो जाए ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा है। इसका मतलब इस पूरे गेम में, इसका मतलब इसके पीछे पूरा कोई खेल है, कोई प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हमें समझना है। आज हम लोग तैरने के नियम और कुछ एक जानकारी दाब से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद के जो चैप्टर्स होंगे, इस चैप्टर को भी हम बता देते हैं। ये एकेडमिक्स में हम लोगों को मिलता नहीं है लेकिन फिर भी ये हिस्सा है। तरल दाब आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका नाम होगा फ्लूइड प्रेशर। ये फ्लूइड प्रेशर है। इसके बाद हम लोग प्रत्यास्थता पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी। इसके बाद हम लोग पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन, और हम लोग जानते हैं सब बिल्कुल कोर चैप्टर्स हैं। इसके बाद हम लोग हीट में एंट्री करेंगे। आप सब लोग आज ये भी सोच रहे होंगे कि ग्रेविटेशन की एक कोई एक्सरसाइज हमने नहीं कराई, जबकि हम किसी भी चैप्टर की बिना एक्सरसाइज कराए आगे नहीं बढ़ते थे। तो इसका बड़ा कारण ये है कि ग्रेविटेशन में कोई इतनी बड़ी बातें हैं नहीं जिसकी हम प्रैक्टिस करवाएं, या यूँ कह लो कि इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन से कठिन चीज़ें नहीं आती हैं जहाँ से हम प्रैक्टिस करवाएं। इसलिए हमने ग्रेविटेशन और सैटेलाइट मोशन को स्किप कर दिया है एक्सरसाइज के लिए, और आज हम चलते हैं फ्लूइड प्रेशर पे। तो एक मन में हम प्रश्न लेके ये चलते हैं कि वायुमंडलीय दाब को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं 76.7 सेंटीमीटर पारा। इस तथ्य की एक्सप्लेनेशन में आज हमें समझना है, पहुंचना है।
इस तथ्य की एक्सप्लेनेशन क्या है, इस पर आज हमें बात करनी है। जबकि दाब के मात्रक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल होता है, बार होता है, टॉर होता है, तो फिर हम इस पर क्यों जा रहे हैं? इसको 76.7 सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हैं? इस प्रश्न का जो उत्तर है वही इस चैप्टर का नाम है। इस प्रश्न के उत्तर में ही या इस चैप्टर के नाम में ही ये प्रश्न छुपा हुआ है। तो आइए चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। और ये तीनों चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। इसके बाद हम लोग हीट में प्रवेश करेंगे। हीट तो इम्पॉर्टेंट है ही है। और हीट के बाद हम लोग वेव में चलेंगे और 11th क्लास की फ़िज़िक्स को औपचारिक रूप से हम ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग 10+2 में आएंगे, जो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा भी आती है, क्योंकि उसके साथ लगाव ज़्यादा है, उसके साथ रहने का समय ज़्यादा मिलता है। तरल दाब को हम लोग बोलेंगे फ्लूइड प्रेशर। दाब, हम सब लोगों ने दाब को लेकर के पढ़ा है P = F/A। ये उस समय की बात है जब हम एरिया बहुत छोटा ले रहे हो। मतलब अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दाब कैलकुलेट करना है कि नहीं, इस पॉइंट पर कितना दाब है, तो उस पॉइंट पर एरिया कम होना चाहिए। या तो फिर हम इस फार्मूले को ये कहेंगे कि ये औसत दाब है। जैसे आप तख़्त पर बैठ जाएं, तो तख़्त पर आप बैठ गए, आपके भार के कारण तख़्त में दाब पैदा हुआ। तो अगर आप अपने भार यानी mg का अपॉन करते हैं तख़्त के एरिया से, तो तख़्त पर लगने वाला औसत दाब आएगा। जबकि आप बैठे किसी एक पॉइंट पर हैं या कुछ सम स्पेस में बैठे हैं, ना कि पूरे तख़्त में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम P = F/A में पूरा एरिया लेंगे तख़्त का, तो उस समय तख़्त पर लगने वाला औसत दाब आएगा। तो इसके सूत्र में हमें नहीं चलना है, P = F/A होता है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है। हाँ, दूसरी चीज़ समझ लीजिए, प्रतिबल का भी सूत्र यही आप पढ़ेंगे। लेकिन प्रतिबल एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल है और ये बाहर से हम लोग करने वाला क्रिया बल है। दाब कोई इंटरनल एक्शन बॉडी का नहीं है, जबकि प्रतिबल का नाम ही है प्रतिक्रिया बल, यानी जो इंटरनल एक्शन है बॉडी का वो प्रतिबल है। सूत्र दोनों के वही हैं, लेकिन ये हम लोग अप्लाई करते हैं वो रिज़ल्ट है, और ये वो है जो बॉडी अप्लाई करती है। जब बॉडी पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी जो हम पर फोर्स लगाती है वो ये है। तो इस तरह से हमें इस पर बात करनी थी। तो P = F/A को हमने देखा, ये किसी भी पर्टिकुलर A एरिया पर लगने वाला एवरेज प्रेशर है। अगर आप उस पर F बल लगा रहे हैं और उसका एरिया A है, तो दाब होगा P = F/A। इम्पॉर्टेंट ये है कि F वेक्टर है, A वेक्टर है, तो हमें ऐसा लगता है कि दाब भी वेक्टर है, जबकि दाब अदिश है। दाब स्केलर है, एकदम प्योर स्केलर है। क्यों है ये? एकेडमिक्स में पूछा भी जाता है कि प्रूफ दैट प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन आप यहाँ पे बस इतना याद रखेंगे कि दाब एक अदिश राशि है। अब इसके कुछ अपने रिज़ल्ट भी हैं, जैसे कभी कभी पूछा जाता है। P = F/A को ध्यान से देखिए। अगर ये एरिया हमारा बढ़ता चला जाएगा तो प्रेशर घटता चला जाएगा, और अगर एरिया घटता चला जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। उस समय जब हमने फोर्स को एक प्रॉपर वैल्यू पे कांस्टेंट रखा है। फोर्स को प्रॉपर वैल्यू पे हमने कांस्टेंट रखा है। जैसे मान लीजिए कि हम स्वयं हैं, हमारा भार 70 kg है। तो अगर भार हमारा 70 kg का है और हम किसी तल पर खड़े हैं, तो अगर हम और कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो हम धरती को 70 kg बल से नीचे दबा रहे हैं।
अब एरिया कितना दाब कितना क्रिएट हो रहा है, ये डिपेंड करता है हमारे पैरों के तलुओं के एरिया पर। तो ऐसा भी प्रश्न एयरफोर्स वगैरह में पूछा जाता है कि अगर आपको एक दलदल को पार करना हो तो आप दलदल को पार करने के लिए जो सबसे सही विधि है वो कौन सी अपनाएंगे? आप लेट कर दलदल पार करेंगे, या आप सामान्यतया जैसे चलते हैं वैसे दलदल पार करेंगे, या आप अंगूठे के बल चलकर दलदल पार करेंगे? अंगूठे का मतलब ऐसे नहीं हम लोग ऐसे उठा के एड़ी उठा के चलते हैं, अंगूठे के बल चलेंगे। तो आप देखते हैं कि अगर हम अंगूठे के बल चलेंगे तो हमारा एरिया कम हो जाएगा। अच्छा, फोर्स को कम करने का कोई जुगाड़ नहीं है, फोर्स जितना है उतना ही है, क्योंकि हम तो 70 किलो के ही हैं। अब एरिया जितना कम होता जाएगा, अगर हम अंगूठे का ही केवल सहारा ले रहे हैं तो ऐसी दशा में तो एरिया और कम हो जाएगा। अगर एरिया और कम हो जाएगा तो प्रेशर और बढ़ जाएगा। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ दलदल है, तो दलदल वाले एरिया में फिर आप अंगूठे के बल अगर चलेंगे तो आप मुसीबत में आ जाएंगे, क्योंकि अंगूठे का एरिया बहुत कम है, ये एरिया बहुत कम है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा है। इसलिए प्रेशर ज़्यादा है, एरिया बहुत कम है इसलिए ये प्रेशर ज़्यादा है, और जिससे हम नीचे धंस जाएंगे। तो हम एक ऐसे विकल्प की तलाश करेंगे जिसके लिए भार तो वही है, ये तो बदलनी नहीं है, एरिया ज़्यादा हो जाए। तो सर एरिया तब ज़्यादा होगा जब आप लेट के चलेंगे, जब हम लेट के चलेंगे, क्योंकि लेटेंगे तो फ्लैट एरिया ज़्यादा कवर होगा, पूरा एरिया फ्लैट हो जाएगा, और वो पूरा ए के रूप में जब यूज करेंगे तो प्रेशर कम होगा, जिससे हम दबाव कम महसूस करेंगे। इस तरह की बातें हमारे मन में आनी चाहिए, और मन में आए तो आप इस तरह के रिज़ल्ट खुद निकालिए। जैसे कील के बारे में सोचिए, गांव में हमारे खूंटा गाड़ा जाता है जानवरों को बांधने के लिए, मेरे क्षेत्र में उसे खूंटा कहा जाता है, आपके क्षेत्र में क्या कहा जाता है मुझे नहीं मालूम। अवध भाषा में भी उसे खूंटा कहा जाता है, हिंदी खड़ी बोली में। तो खूंटा गाड़ते समय किसान आगे नुकीला बना देते हैं। दे डोंट नो दैट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टोटल unrecognized with this physics, but they know that after doing this easily we can do their job, we can get our task। वो ये जानते हैं कि अगर इसको हम नुकीला करके गाड़ देंगे तो खूंटा जल्दी गड़ जाएगा। दे डोंट नो दैट व्हाट फिजिक्स इज़ गोइंग ऑन देयर। वो ये नहीं जानते कि यहाँ पे क्या फिजिक्स काम कर रही है, लेकिन वो ये जान रहे हैं कि अगर ऐसा कर देंगे तो ये काम जल्दी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पता नहीं। ऐसे सुई बनाई जाती है, छेद करने के लिए जितनी मशीनें बनाई जाती हैं सब आगे नुकीली बनाई जाती हैं, क्योंकि जितना एरिया कम होगा, जितना एरिया कम होगा सेम फोर्स पर प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स उतना ही लगाना पड़ेगा और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह की बातें दाब के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होती हैं। अब ये तो हो गया दाब का एक सामान्य नियम। अब ज़रा हम समझते हैं, एक पाइप में हमने पानी भर दिया, पाइप में पानी भरने के बाद हम लोग ये देखते हैं, जब हम पाइप में पानी भरते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर पाइप में कहीं छेद हो जाए तो वहाँ से पानी निकलने लगता है। ये पानी क्यों निकला? इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर कोई एक ऐसी एनर्जी है जो प्रेशर एनर्जी जैसा काम कर रही है। प्रेशर एनर्जी मतलब अंदर का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बाहर वाले प्रेशर की तरफ, मतलब बाहर प्रेशर कम है इसलिए पानी बाहर की तरफ भाग रहा है। अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता तो पानी बाहर ना आता। इसका मतलब बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। जब हम कभी बहुत गहराई में कहीं स्नान करते हैं किसी नदी में जहाँ प्रवाह होता है, तो हम देखते हैं कि ऊपर धारा तेज होती है, नीचे धारा शांत रहती है, लेकिन नीचे के धक्के बहुत खतरनाक होते हैं।
नीचे का थपेड़ा बहुत खतरनाक होता है, नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है। ऐसे ही अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जैसे कोई वस्तु पानी में डूबती है तो उसके भार में भी कुछ कमी आती है। अगर अंदर हम देखें तो पानी में या किसी लिक्विड में, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ्लूइड में जाते हैं, किसी भी तरह के तरल में, किसी भी तरह के फ्लूइड में जब हम नीचे जाते हैं तो एक अतिरिक्त प्रेशर हमें मिलता है, और वो प्रेशर होता है फ्लूइड के ही कारण, और कोई कारण नहीं है। फ्लूइड के कारण वो प्रेशर मिलता है, इसलिए ऐसे प्रेशर को हम फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। अब फ्लूइड प्रेशर कैसे कैलकुलेट हो सकता है, फ्लूइड प्रेशर कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। पहले आइए देख लेते हैं। दाब अदिश राशि है, इतना पता चल गया। दाब का जो एसआई मात्रक होता है, जो एसआई यूनिट होता है, वो पास्कल होता है, ठीक है, या इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, और इसका एक मात्रक होता है टॉर। एक टॉर बराबर 133 पास्कल। एक बार भी एक मात्रक होता है, बैरोमीटर से प्रेशर मापा जाता है, तो एक बार होता है 10⁵ पास्कल। ये यूनिट्स ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो रटने वाले क्वेश्चन हैं, और इन पर कोई फिजिक्स का टीचर कोई काम नहीं कर पाएगा। स्वयं इनको रटना ही है, बस एक ही विकल्प है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के माध्यम से इन सारी चीज़ों को रटना है। तो आइए हम एक फिगर बनाते हैं और उस फिगर पे कुछ प्रयोग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पर पानी भरा है। जब हम पानी कहें तो आप अपने दिमाग में कोई भी लिक्विड मानिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पानी ही लें, कोई भी लिक्विड हो सकता है। कोई भी लिक्विड हो सकता है इस तरह से। ऐसा, और इसके अंदर में हम एक इसी को पानी, जैसे पानी पूरा भरा हुआ है, इसी के कुछ हिस्से को एक बेलन के रूप में काट लेते हैं। उस बेलन, वो एक काल्पनिक बेलन है, बस इसी पानी के कुछ हिस्से को हम मान लेते हैं कि ऐसे बेलन के रूप में वो बना हुआ है। ये इसके नीचे भी पानी हो सकता है, या मान लो हम तली में है, जो भी है उसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह से इस बेलन की लंबाई हम मान लेते हैं h है, गहराई जिसे कह सकते हैं, और जो भी लिक्विड इसमें भरा हुआ है उस लिक्विड का घनत्व जो है वो रो है। बेलन का ये जो समतलीय जोन दिखाई दे रहा है, जो गिलास का ऊपर वाला या नीचे वाला हिस्सा होता है, उसका एरिया हमने A मान लिया है। इस तरह से हम एक बात जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब हमेशा हमें नीचे दबाता है। एक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में है वो हमेशा हमें नीचे दबाता है। यानी यहाँ पर जो भी प्रेशर है वो प्रेशर इसे नीचे दबा रहा होगा। वो प्रेशर यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं है। वो प्रेशर जहाँ जहाँ वायुमंडल होगा वहाँ वहाँ होगा, लेकिन यहाँ कुल कितना प्रेशर होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि यहाँ वायुमंडलीय दाब होगा, ये एकदम श्योर बात है कि यहाँ वायुमंडलीय दाब होगा। तो ठीक बात है। अच्छा, इस पूरे जो सिलेंडर को हमने कल्पना में माना है, इसमें पानी भरा है, तो इसका कुछ दाब भी, इसका कुछ भार भी होगा जो नीचे की ओर आ रहा होगा। तो इसका भार हम मान सकते हैं mg,
और प्रेशर P बराबर होता है, या यहाँ P1 मान लीजिए, प्रेशर P1 बराबर मान लो F फोर्स लग रहा है F/A, तो प्रेशर के कारण जो नीचे फोर्स लग रहा है ऊपर यहाँ पर, वो लग रहा है P1A। हम ये बात कह रहे हैं कि ये जो सिलेंडर है ये डूब नहीं रहा है, पानी का एक तल है जो ऐसे ही बना हुआ है, ये डूब नहीं रहा है, तो इसके नीचे भी कोई प्रेशर होगा जो इसको उछाल रहा होगा। क्योंकि ये दो फोर्सेस इसको नीचे पुश कर रहे हैं, तो इसमें कोई एक फोर्स नीचे होगा जो इसे पुश कर रहा होगा ऊपर की तरफ, कि नहीं तुम्हें डूबना नहीं है, कोई पुश कर रहा होगा। लेट दैट फोर्स, अच्छा वो भी फोर्स प्रेशर के कारण है, तो लेट इन दिस पॉइंट द प्रेशर इज P2 and the area is same A and A, so it will be P2A upward। अगर ये पूरा सिस्टम संतुलन की स्थिति में है तो दो फोर्सेस नीचे हैं और एक फोर्स ऊपर है, एरिया दोनों का सेम है, तो अब ध्यान से देखिए ज़रा, ये P1 और ये mg दोनों मिलकर के P2 के बराबर हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नीचे दाब ज़्यादा है। अगर ये एकदम खुले तल पर है, मतलब ये पॉइंट पानी के एकदम ऊपरी तल पर है, तो ये वायुमंडलीय दाब है, एक वायुमंडलीय दाब। तो फिर ये एक वायुमंडलीय दाब तो है ही, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा है, ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका देखें, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन की अवस्था, तो इक्विलिब्रियम में हम बोलेंगे P1A प्लस mg इक्वल टू P2A, सिंपल। तो अगर हम इसको उधर लेके जाएं तो P2A माइनस P1A इक्वल टू mg, ए अगर हम कॉमन ले लें तो P2 माइनस P1 इक्वल टू mg। अब m क्या है? द्रव्यमान बराबर है आयतन गुणा घनत्व। एक मिनट रुकना जरा। ये होता है आयतन गुणा घनत्व। तो आप ऐसा बोल सकते हैं A ऑफ P2 माइनस P1 आयतन गुणा घनत्व इंटू G। अब आयतन किसका लेना है? जो ये पूरा पात्र है, ये जो सिलेंडर हमने माना है, इसका आयतन लेना है। और इसके आयतन को, अच्छा सिलेंडर के आयतन को हम लोग, हालांकि ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग प्रबुद्ध वर्ग के हैं, लेकिन फिर भी पाई आर स्क्वायर एच को अगर इतना देखें तो ये एरिया है, यानी इस वॉल्यूम को शिफ्ट कर सकते हैं एरिया इनटू हाइट से, इस वॉल्यूम को शिफ्ट कर सकते हैं एरिया इनटू हाइट से। तो एरिया एंड एरिया इज डिलीटेड हेयर एंड इट इज P2 माइनस P1 एच रो जी। P2 माइनस P1 मतलब ये है कि यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से कितना ज़्यादा है। एक्सेस प्रेशर, इस पॉइंट पर एक्सेस प्रेशर ऊपर से यहाँ नीचे कितना ज़्यादा है, वो है एच रो जी। एच रो जी का मतलब तीन बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो एच पर, व्हाट इज एच? एच गहराई है, जिसे हम डेप्थ बोलेंगे। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये आप जानते हो। अब इस पर ज़रा थोड़ा सा हमें कंटम्पलेट करना है दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर। P2 माइनस P1 इक्वल टू एच रो जी आया है, P2 माइनस P1 इक्वल टू एच रो जी आया है। इसका मतलब ये है कि ऊपर की अपेक्षा जो नीचे ज़्यादा प्रेशर है
वो HROG के बराबर है। अगर इसको हम थोड़ा सा और लिखें तो लिखेंगे P2 इक्वल टू P1 प्लस HROG। मतलब यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ P2 जो प्रेशर है वो ऊपर जितना है उस वो तो है ही है, और HROG ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? HROG, यानी नीचे का टोटल प्रेशर बराबर ऊपर का प्रेशर प्लस HROG। टोटल प्रेशर HROG नहीं है, HROG नीचे ज़्यादा है, ऊपर जितना है वो नीचे भी है, लेकिन उसके अतिरिक्त HROG है, HROG ज़्यादा है। इस बात को समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब मान लो ये एकदम ऊपर का प्लेन है, मतलब हवा का प्लेन है, तो ये एक वायुमंडलीय है, तो फिर ये क्या होगा? एक वायुमंडलीय दाब प्लस HROG। अब समझो, जितनी गहराई बढ़ती जाएगी उतना H बढ़ता जाएगा और ये उतनी ही वैल्यू बढ़ती जाएगी। दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि ये डेंसिटी, जितना ये गाढ़ा द्रव होगा, जितना ज़्यादा डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, उतना ही लिक्विड फ्लूइड प्रेशर ज़्यादा होगा। और ये G, इसका मतलब ये है कि अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं तो जो यहाँ का प्रेशर है वहाँ का वो 1/6 वहाँ बचेगा, इसलिए वहाँ जंपिंग ज़्यादा हो पाती है और सांस भी जल्दी फूलती है जब हम कम प्रेशर जोन में जाते हैं, उसके अपने कारण है। तो HROG जो है ज़्यादा होता चला जाता है। अच्छा, अगर इस H को ख़त्म कर दें, मतलब इसी बॉर्डर पे आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, H, मान लो ये H है और इस पॉइंट पर हम प्रेशर देखें, इस पॉइंट पर 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 देखें, तो हर पॉइंट की यहाँ से हाइट H ही आएगी। तो अगर हर पॉइंट की हाइट यहाँ से H ही आएगी तो फिर ये फिक्स रहेगा, मतलब किसी एक प्रॉपर डेप्थ पर हर पॉइंट पर फ्लूइड प्रेशर सेम होता है। किसी एक प्रॉपर डेप्थ की हर पॉइंट पर, पूरे समतल पर फ्लूइड प्रेशर सेम होता है। अब एक बात समझिए, नीचे टोटल प्रेशर आया P1 प्लस HROG, लेकिन यहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर कौन था? फ्लूइड के कारण, तरल के कारण कौन सा प्रेशर आया? तो आप कहेंगे कि सर तरल के कारण जो प्रेशर आया है उसका नाम है HROG। इसे ही कहा जाता है फ्लूइड प्रेशर, P इक्वल टू HROG। यहाँ टोटल प्रेशर कितना है? वो है HROG प्लस ऊपर जितना है। लेकिन अगर केवल आपसे फ्लूइड प्रेशर पूछे, कुल प्रेशर कितना है वो नहीं, तरल के कारण कितना प्रेशर क्रिएट हुआ, तो दैट इज HROG। इसे कहा जाता है फ्लूइड प्रेशर। और हम लोग संकेतों में जब बात करते हैं तो इसी H का मान कहीं कहीं दे दिया जाता है। एक वायुमंडलीय दाब लिखा है 76.7 सेंटीमीटर पारा। इसका सेंस ये है कि एक वायुमंडलीय दाब कैलकुलेट करने के लिए H का मान 76.7 लीजिए और डेंसिटी ऑफ मरकरी रखिए और G से गुणा कराइए, तब जो आएगी वैल्यू वो होगी एक वायुमंडलीय दाब। क्लियर? आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी फ्लूइड प्रेशर से रिलेटेड। इसको आप मन से समझिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। बाकी क्लास कल चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।